नेक्स्ट अपन देखते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन तो बाकी की चीजें बताई थी, उसके बाद जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टडी ऑफ जीन्स। और जीन्स यानी क्या रहता है? जीन्स किसको कहेंगे अपन? ठीक है, उस वो भी बता सकते हैं। अब जेनेट अगर सिंपल वर्ड में अपन डिफाइन करना चाहे तो जेनेटिक्स यानी क्या हुआ? स्टडी ऑफ जीन्स एज वेल एज देयर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी जो भी उसका कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अपनी बॉडी में दिखना, उसको क्या कहेंगे अपन? एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे अपना हेयर कलर ब्लैक रहता है, कुछ लोगों में व्हाइट या ब्लॉन्ड कलर के भी हेयर रहते हैं और कुछ लोगों में जिंजर या फिर कॉपर कलर के भी हेयर रहते हैं। आइस कलर अपने में डिफर करता है। तो ये सब क्या हुआ? एक्सप्रेशन। मतलब कोई तो भी चीज, यानी वो कौन सी चीज रहेगी? जीन्स, जो अपने बॉडी में प्रेजेंट है और वो खुद एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये जो भी चीज है इस सभी को अपन जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जेनेटिक्स को अपन दो तरीके से देख सकते हैं। एक को कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी यानी सिमिलैरिटी बिटवीन टू जनरेशन। ठीक है, या सिंपली सिमिलैरिटी, स्टडी ऑफ सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे जब अपन वर्ड यूज करते हैं सिमिलैरिटी, इसका मीनिंग क्या रहेगा कि एक कोई तो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो पेरेंट की जनरेशन में भी दिखता है और ऑफस्प्रिंग की जनरेशन, ऑफस्प्रिंग यानी नेक्स्ट जनरेशन में भी दिखता है। ठीक है, जैसे अगर पेरेंट्स की हाइट बहुत ज्यादा रहेगी तो बच्चों की भी हाइट बहुत ज्यादा रहती है। तो ये उन दोनों में क्या हुई? सिमिलैरिटी। तो हेरिडिटी यानी क्या? स्टडी ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, और सिमिलैरिटी किसमें? बिटवीन टू जनरेशन, कोई भी दो जनरेशन। फिर अपन पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, तो ऐसे कोई भी जनरेशन में जो सिमिलैरिटी है वो, और जो वेरिएशन या डिफरेंसेस है उसको क्या कहेंगे? ऑब्वियसली वेरिएशन। ठीक है, द डिफरेंसेस बिटवीन टू जनरेशन। जब अपन जनरेशन की बात करते हैं तो उसका मीनिंग क्या रहता है? सक्सेसिव जनरेशन, जैसे पेरेंट्स, चाइल्ड, उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, सो ऐसे जो स्टडी रहता है उसको अपन क्या कहेंगे? वेरिएशन। अब ऑब्वियसली वेरिएशन जो है वो पेरेंट्स में नहीं रहेंगे। जैसे अपनी हाइट बहुत ज्यादा है, अपने पेरेंट्स की उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट की हाइट बहुत ज्यादा है। सो ये वेरिएशन क्या हुआ? ग्रैंड पेरेंट का जो भी कैरेक्टर था वो अपने पेरेंट्स में नहीं है, बट अपने पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर है वो अपने में नहीं है। ठीक है, सो हर एक ऑर्गेनिज्म में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर रहते हैं जो सिमिलर रहेंगे और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर रहते हैं जो अलग रहते हैं। सो इन दोनों को क्या कहेंगे? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और इन दोनों का स्टडी यानी क्या होता है? जेनेटिक्स। ठीक है, इसके अलावा और एक टर्म यूज होती है जिसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी ये दोनों वर्ड एक दूसरे को सिनोनाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है कि कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। ठीक है, अब इनहेरिटेंस को अपन इन दोनों में अपने समझ के लिए अपन डिफरेंस क्या बता सकते हैं? इनहेरिटेंस यानी सभी चीजें हुई जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, सभी चीजें यानी कौन सी? जीन्स। ओके, बट यहाँ पे जो एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, जो एक्सप्रेस हो रहा है उसको अपन क्या कहेंगे? हेरिडिटी। ठीक है, जो एक्सप्रेस हो रहा है उसको क्या कहेंगे? हेरिडिटी। ठीक है, जैसे होटल में खाना मिलता है, ठीक है, बट तुम लोगों ने खाया क्या? वो अलग चीज हुई। खाना मिलना अलग चीज हुई और खाना खाना अलग चीज हुई। ठीक है, उतना ही डिफरेंस इन दोनों चीजों में रहता है। ओके, अब ये जो भी जीन्स अपन बताते हैं, जीन्स क्या है? क्या कहेंगे? सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, ये सबको पता है। और जब भी अपन डीएनए की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर सबको पता है। डीएनए एक डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है। एक स्ट्रैंड जो है वो एक डायरेक्शन में रहती है, तो दूसरी स्ट्रैंड उससे एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रहेगी। ओके, सो एक डायरेक्शन का ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता है, तो उससे उल्टा रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये दोनों पोल्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए उसकी अपन वर्ड क्या यूज करते हैं? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। डंडी जैसा दिख रहा है इसलिए क्या बोला? स्ट्रैंड, या स्ट्रेट जैसा दिखता है इसलिए। सो ये जो भी स्ट्रैंड है ये कैसे एंटी पैरेलल है? क्योंकि दो अलग अलग ओरिएंटेशन में प्रेजेंट रहते हैं इसलिए। अब हर स्ट्रैंड में ये जो भी छोटे छोटे सेगमेंट रहेंगे उस सेगमेंट को क्या कहते हैं अपन? जीन्स। ठीक है,
और ये जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है वो किससे बनता है, किस चीज से बनता है पता है? नहीं, प्रोटीन नहीं, हाँ नाइट्रोजन बेस, और इसके अलावा क्या रहेगा? नाइट्रोजन बेस बराबर है, और क्या रहेगा? अच्छा नहीं, ओके। सो पहले ये देख रहे थे स्ट्रैंड। अब ये जो भी मॉलिक्यूल है इसको कलेक्टिवली अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एसिड क्यों बोला है? क्योंकि इसका पीएच एसिडिक है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है डीएनए के ऊपर। एंड दूसरा न्यूक्लिक क्यों बोला है? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले जब डीएनए के बारे में डिस्कवरी हुई थी तब वो साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि एक सब्सटेंस है जिसको नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन। न्यूक्लिन क्यों बोला है? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था। उसके बाद पता चला कि इसका केमिकल नेचर एसिडिक है, इसलिए उसको नाम क्या दिया? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये जो भी न्यूक्लिक एसिड है वो दो टाइप के रहते हैं, एक डीएनए और आरएनए। ठीक है, फुल फॉर्म क्या रहेगा? न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो ये डीएनए और आरएनए तीन चीजों से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजिनस बेस, सुगर मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट। ठीक है, ये तीन चीजें मिलके क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये जो भी स्ट्रक्चर यहां पे बनता है इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जैसे बायोमॉलिक्यूल में बताया था ये सभी क्या है? पॉलीमेरिक कंपाउंड। पॉलीमर यानी जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर या छोटे छोटे यूनिट एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, जैसे जब अपन खाना वर्ड यूज करते हैं तो खाना यानी क्या? सिर्फ रोटी नहीं, जिसमें सभी चीजें हो। ओके, सो ये जो भी अलग अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट मिलके क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनेंगे? एक स्ट्रैंड। वैसे ही दूसरी स्ट्रैंड बनेगी और इन दोनों के बीच में क्या होगा? बॉन्डिंग। सो ये जो भी अपन बीच में बॉन्डिंग बताते हैं या ये सीढ़ी जैसा या लैडर जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बताते हैं, तो ये बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? नाइट्रोजन बेसिस के बीच में। ठीक है, ये किसके बीच में होती है? नाइट्रोजन बेसिस के बीच में। ओके, अब यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस जो रहते हैं उसमें दो तरीके के बेस रहते हैं, एक को कहते हैं प्यूरिन एंड दूसरे को कहते हैं पिरिमिडिन और पाइरिमिडिन। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? प्यूरिन जो रहता है वो सिंगल स्ट्रक्चर रहेगा या सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक ही सिंगल रिंग प्रेजेंट रहेगी जिसमें नाइट्रोजन है। एंड प्यूरिन्स जो रहते हैं उसमें डबल रिंग रहती है। ओके, अब यहाँ पे इसको ऑब्वियसली नाइट्रोजनस बेस क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसलिए। ठीक है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन वहां पे रहेगी, वो अपन एक्चुअल सिलेबस में डिटेल में पढ़ेंगे। सो मेन डिफरेंस क्या रहता है नाइट्रोजनस बेस में? एक का डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एक का सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। डबल रिंग वाले प्यूरिन, सिंगल रिंग वाले पिरिमिडिन। ठीक है, शुगर कौन सी शुगर रहती है यहाँ पे? राइबोस शुगर। ठीक है, अब ये जो भी राइबोस शुगर है उसमें डिफरेंस क्या आता है? डीऑक्सी राइबोस शुगर और राइबोस शुगर। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो भी शुगर है ये क्या है? ये ऐसा पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, ऐसा क्या कौन सा शेप है ये? तो ये पेंटागन शेप वाली शुगर प्रेजेंट रहती है रिंग फॉर्म में। अब यहाँ पे इधर ये जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन रहता है, ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और इसके ऊपर रहता है फिफ्थ कार्बन। ठीक है, सो ये 5 कार्बन वाली शुगर है जिसमें से ये जो भी सेकंड कार्बन है, ये सेकंड कार्बन में ऑक्सीजन जब रहेगा तब उसको क्या कहेंगे? राइबोस शुगर। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता, सिर्फ हाइड्रोजन रहता है, तो उसी को क्या कहेंगे? डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन अभी डिवॉइड है नहीं है, इसलिए उसको क्या बोला है? डीऑक्सी राइबोस। अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो ऐसे मॉलिक्यूल को डीएनए कहेंगे, राइबोस शुगर प्रेजेंट है तो ऐसे मॉलिक्यूल को आरएनए कहेंगे। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर पता है। एंड फॉस्फेट जो रहता है यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं। अब ये 3 चीजें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनी
और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के 4 अलग अलग टाइप रहते हैं, ठीक है। और ये 4 टाइप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसमें कौन सा नाइट्रोजन बेस है। प्यूरिन 2 टाइप के रहते हैं और पिरिमिडिन भी 2 टाइप के रहते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे कॉमन रहता है एटीपी, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनाइन की वर्ड यूज करेंगे या एडेनोसिन, ठीक है, क्योंकि ये जो भी प्यूरिन है, एडेनाइन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्यूरिन। ये जो भी प्यूरिन है किसके साथ एसोसिएटेड है, शुगर मॉलिक्यूल के साथ, इसीलिए उसको एडेनोसिन भी बोलते हैं। ओके, सो एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें 3 फॉस्फेट है एंड वहां पे नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, एडेनाइन, ठीक है। तो ऐसा एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है, ये 4 बेसिस रहते हैं। तो ये सभी मिलके अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो इनके नाम क्या बनेंगे, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड टीटीपी, ठीक है। ये चारों क्या हुआ है, न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब ये जो भी न्यूक्लियोटाइड है इसमें से अपने को अपने कन्वीनियंस के लिए अपन डिफरेंस समझाने के लिए हमेशा स्मॉल डी लिखेंगे स्टार्टिंग में। कब, जब ये सभी स्ट्रैंड किससे बिलोंग करते हैं, डीएनए से। स्मॉल डी का मीनिंग क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। मतलब ये वो न्यूक्लियोटाइड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे सामने स्मॉल डी नहीं लिखा तो मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ये राइबोज शुगर वाले हैं और ये किसके न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है। ओके, ये समझ में आया। अब इसमें डीएनए को, अब किसकी बात हो रही है, जीन, ठीक है। जीन यानी क्या, सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं। मैमलियन डीएनए जो रहता है वो कितना लॉन्ग रहेगा, 2.2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। मैमल्स पता है ना कौन से रहते हैं एनिमल्स, ठीक है, दोस हु गिव बर्थ एंड दोस हु ब्रेस्ट फीड, ठीक है। मतलब जहां पे जन्म होने के बाद ब्रेस्ट के थ्रू दूध पिलाया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन क्या कहते हैं, मैमल। मैमी का मीनिंग क्या होता है, ब्रेस्ट। ओके, सो मैमलियन डीएनए कितना लॉन्ग रहता है, 2.2 मीटर लॉन्ग। और अपनी एक कोई भी यूकैरियोटिक सेल कितनी रहती है, ऑलमोस्ट 200 माइक्रोन, ठीक है। सो साइज बहुत छोटा है और डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब डीएनए की इतनी लेंथ किससे बनेगी, यह न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐसे स्ट्रैंड के फॉर्म में बनते जाएंगे, ऐसा धागा या लंबा स्ट्रैंड जो है बनता जाएगा और वो कॉइल होता जाता है। ओके, अब यहाँ पे जीन्स जो रहते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जीन यानी क्या, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस अपने डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली जीन किसको कहेंगे, ऐसा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कोड्स फॉर प्रोटीन, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, ठीक है। कोई भी सेल में जो भी चीजें हो रही है, मतलब सेल वॉल बनती है, सेल डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होता है, सेल में बहुत सारी चीजें या बायोमॉलिक्यूल बनते हैं। ये सब बनने की इंफॉर्मेशन सेल के पास कहां से आएंगी, डीएनए के थ्रू, ठीक है। सो डीएनए वो हेरिडिटरी मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ठीक है, और वो खुद को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। और ये जो भी एक्सप्रेशन है वो किसके फॉर्म में होता है, प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। सो डीएनए के ऊपर बहुत सारे कोड्स रहेंगे, ये सभी कोड्स मिलके क्या बनते हैं, जीन्स। और ये सभी जीन्स जो है वो कोई ना कोई टाइप का प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन एक तो खुद सेल का पार्ट बनता है, ठीक है, या वो ऐसी चेन रिएक्शन स्टार्ट करेगा जिसकी वजह से सेल में कोई ना कोई चेंज आता है, ठीक है। अगर तुम लोग को पापा ने डायरेक्टली पैसे नहीं दिए तो क्या करोगे, मम्मी के पास जाओगे, ठीक है, तो खुद काम करोगे, नहीं तो दूसरों से काम करवाओ, ठीक है। तो वैसे सेल में डीएनए में से ये जो भी प्रोटीन कॉपी हो रहा है ये खुद काम करेगा या दूसरे कंपोनेंट्स को ट्रिगर करता है कि वो कोई तो भी एक्शन या रिएक्शन में इन्वॉल्व हो। ओके, सो ये बेसिक हुआ किसके बारे में, डीएनए और जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। इतना समझ में आया, इसमें कुछ पूछना है, ऑनलाइन वाले इसमें कुछ पूछना है क्या, किसी को कोई क्वेश्चन है,
ये 3 स्ट्रक्चर, प्यूरिन, ठीक है, ये शुगर मॉलिक्यूल, ये शुगर मॉलिक्यूल है, ओके। इसके एक साइड पे क्या रहता है, 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेंगे, ये शुगर मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे बताई, इसके इस एंड पे यानी फिफ्थ कार्बन के ऊपर यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं और प्यूरिन या पिरिमिडिन में से कोई भी एक बेस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट, तो ये तीनों चीजें जब एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड में प्रेजेंट रहती है तब उसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत ऐसी एक न्यूक्लियोटाइड हुई, ये एक डंडी यानी क्या, वन न्यूक्लियोटाइड, इसके ऊपर की डंडी यानी क्या, दूसरी न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो सीरीज वाइज बनता जाएगा, ठीक है। वैसे एक स्ट्रैंड बनेगी और वैसे ही दूसरी स्ट्रैंड बनेगी, ठीक है। और डीएनए के स्ट्रैंड में जो दो भी डंडियां बताई, मतलब आड़ी लाइंस जो है, इसका मीनिंग क्या है कि वहां पे एक स्ट्रैंड के जितने भी बेसिस रहेंगे वो एक ओरिएंटेशन में रहेंगे, दूसरे स्ट्रैंड के जो भी बेसिस है वो अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन में रहते हैं और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होता है। अब ये जो भी बॉन्डिंग है, ये सभी बॉन्डिंग किसके बीच में होगा, प्यूरिन ऑलवेज बॉन्ड्स विद पिरिमिडिन, ठीक है। दो प्यूरिन के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होती, ठीक है। सो दो बेसिस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो ये जो दो भी डंडियां जो जुड़ी हुई है वो किसकी वजह से जुड़ी है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसकी वजह से, ओके। अब यहाँ पे ये जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली एक सेल में वर्क कैसा करेगा, सो यहाँ पे ये जो भी प्रोसेस रहती है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा और सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको दूसरा नाम भी रहता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका कन्वर्शन किस में होना है, प्रोटीन में होना है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हर सेल के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए, ठीक है। ये डीएनए में जो भी कोड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यानी क्या, कोड। तो ये जो भी कोड्स है वो कहां पे जाएंगे, दे आर ट्रांसफर्ड और कॉपीड ऑन टू आरएनए, और मोर स्पेसिफिकली कौन सा आरएनए, एमआरएनए, ठीक है। सो डबल स्ट्रैंडेड जो भी स्ट्रक्चर रहता है उसको अपन डीएनए कहेंगे, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर रहता है आरएनए। आरएनए 3 टाइप के रहते हैं, मैसेंजर आरएनए जो मैसेज कैरी कर रहा है, एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और थर्ड आरआरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, नाम पता है। अब जहां पे डीएनए की इंफॉर्मेशन या कोड आरएनए या स्पेसिफिकली एमआरएनए के ऊपर कॉपी होगा, एमआरएनए में जो भी कोड कॉपी हुआ है उसका काम क्या होगा, आगे चल के उससे क्या बनता है, प्रोटीन, ओके। सो ये जो भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनए से जब एमआरएनए या आरएनए बनता है तो ये स्टेप, ये पहली स्टेप हुई, और ये स्टेप को क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये स्टेप को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है। जैसे कॉपी करना रहता है, होमवर्क कॉपी करते हो, वैसे डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी हुई इसलिए। सेकंड स्टेप जो रहती है जहां पे एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन बनता है, उसके क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेट करना, ठीक है। जैसे वाइवा में कोई क्वेश्चन नहीं आया, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो अपना दोस्त, तुम्हारा दोस्त तुमको बताता है आंसर, अगर तुमको पता नहीं होगा तो, ठीक है, वही बंडल मारोगे, उसने गलत बताया तुम भी गलत बताओगे। सो ये जो भी इंफॉर्मेशन है जब प्रोटीन में कॉपी होंगी तब उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। या इसको अपन ये भी कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी सिंथेसिस ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए,
ठीक है। एंड ट्रांसलेशन यानी सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। हाँ ठीक है, तीनों भी। डीएनए से जब भी कोई भी टाइप का आरएनए बनेगा उसको ट्रांसक्रिप्शन ही कहेंगे, ठीक है। बट मैसेज कौन कैरी कर रहा है? एमआरएनए। ओके, अब ये प्रोसेस कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल रहता है, ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाएगा, क्यों? कि इंफॉर्मेशन कॉपी करती है। ओके, सो ये जो भी डीएनए रहता है, इससे एक स्ट्रैंड बनेगी, फॉर एग्जांपल 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके, या 3 प्राइम चाहिए एंड 5 प्राइम, वो क्यों वो बाद में बताते हैं। सो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड हुआ, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेंगे, फॉर एग्जांपल इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये जो भी न्यूक्लियोटाइड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस करके कॉपी इंफॉर्मेशन किस पे होगी? एमआरएनए पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसको क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज यानी ऐसा एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन करता है, ठीक है, एक पॉलीमर मॉलिक्यूल बनाएगा, और बन क्या रहा है यहाँ पे? आरएनए, इसलिए एंजाइम का नाम क्या दिया? आरएनए पॉलीमरेज। सो आरएनए पॉलीमरेज ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके ऊपर कॉपी करेगा? एमआरएनए के ऊपर। यहाँ पे 3 प्राइम एंड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी अपोजिट सीक्वेंस रहेगा। सो यहाँ पे एक पोल 3 प्राइम है तो उसका अपोजिट पोल क्या रहेगा? 5 प्राइम, ठीक है। एंड ये वाला 3 प्राइम। सो यहाँ पे पहला न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? ए, ठीक है। यहाँ पे पहला न्यूक्लियोटाइड कौन सा रहेगा? यू। यू यूरासिल रहेगा। डीएनए में थायमिन रहता है बट आरएनए में थायमिन नहीं रहता। थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट रहता है? यूरासिल, इसलिए यू लिखा है, ठीक है। सभी की सभी चीजें याद नहीं रही तो भी चलेगा, बट यहाँ पे तुमको पता क्या होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, डीएनए क्या रहेगा, सेंट्रल डोग्मा क्या रहता है और डीएनए किस तरीके से काम करता है। ये सारी डिटेल तो फिर से रिपीट होने ही वाली है, ठीक है। सो ए के अपोजिट कौन सा सीक्वेंस रहेगा? यू। इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, इसके लिए सी के अपोजिट क्या रहेगा? जी। जी के अपोजिट क्या रहेगा? सी। टी के अपोजिट क्या रहेगा? ए ए ए, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी बेसिस रहेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या रहेंगे? आरएनए पे। ये क्या हुआ? आरएनए, ओके। अब इसकी इंफॉर्मेशन प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट होती है? सो ये एमआरएनए रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग हमेशा 5 प्राइम एंड से होती है। अब यहाँ पे ये जो आरआरएनए रहता है जिसको क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। उसका फंक्शन क्या रहता है? एक सेल ऑर्गेनेल बनाता है जिसको क्या कहते हैं? राइबोसोम, ठीक है। एंड राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेगा। अब कैसे काम करेगा? तो इसमें 2 पार्ट रहते हैं, एक को कहते हैं स्मॉल सब यूनिट और दूसरे को कहते हैं लार्ज सब यूनिट, ओके। अब लार्ज सब यूनिट जो रहता है उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे, ओके। सो आरआरएनए यहाँ पे काम में आया और ये जो भी मॉलिक्यूल है ये क्या है? एमआरएनए। उसके बाद थर्ड टीआरएनए, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर, ठीक है। इसका मेन काम क्या रहता है? अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करना। कैसे? कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर एक तो ऐसा रहेगा हेयरपिन जैसा, जनरली ऐसा हेयरपिन जैसा रहता है, या ऐसे क्लोवर लीफ जैसा भी रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों में से जो कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रह सकता है एक लिविंग सेल में, ठीक है। अब ये टीआरएनए होता है और इसके ये एंड पे क्या एसोसिएटेड रहेगा? अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड, ठीक है। सो ये अमाइनो एसिड कहां पे जाएंगे? राइबोसोम के अंदर, और इसके ऊपर ये कोड रहता है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड रहेगा और ये किसके अपोजिट प्रेजेंट रहेगा? यहाँ पे एमआरएनए में जो भी सीक्वेंस है उसके अपोजिट, ओके। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 प्राइम एंड से स्टार्ट किया, यू जी सी ए ए ए, ठीक है। सो यहाँ पे हर 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोड बनता है, ओके। सो यहाँ पे यू जी सी कोड है तो इसके अपोजिट क्या रहेगा? यू के अपोजिट क्या रहेगा? ए, जी के अपोजिट सी एंड सी के अपोजिट जी, ओके।
सो ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, अब 3 न्यूक्लियोटाइड तो पता है, उसके अपोजिट सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस के लिए जो अमाइनो एसिड है ये फिक्स रहता है। ये सब चीजें इतने डिटेल में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये फिक्स रहेगा। ये जो भी कोड्स रहते हैं वो सिर्फ 64 कोड्स रहते हैं टोटल। ओके, यहाँ पे बन क्या रहा है? प्रोटीन बन रहा है। ओके, और प्रोटीन किस चीज से बनता है? अमाइनो एसिड। एक सेल के अंदर या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं? बहुत सारे रहेंगे, बट उसमें से प्रोटीन बनाने वाले कितने हैं? सिर्फ 20। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए सिर्फ 20 अमाइनो एसिड रहते हैं, बाकी के अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन नहीं बनाते। ठीक है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर नहीं है। मीनिंग जैसे अपन खाने में बहुत, मतलब अपने पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, ठीक है, हजारों प्लांट है अपने पास, लेकिन अपन हर कोई प्लांट खाता है क्या? नहीं। ठीक है, तो वो मतलब किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है या इस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चीजें ऑर्गेनाइज हुई, इसकी वजह से वही 20 अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। बाकी के अमाइनो एसिड भी अपनी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, बट वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे। ठीक है, मतलब एक तो डिसॉल्व फॉर्म में रहेंगे या इंडिविजुअल रहेंगे, ठीक है, या एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, मतलब फंक्शन बहुत सारे हैं, बट वो सिर्फ प्रोटीन के फॉर्म में नहीं रहता। जैसे आटा अपन सिर्फ प्रोटीन के फॉर्म में ही खाते हैं, ठीक है, भुना हुआ आटा खाते हैं कोई चम्मच से रोटी के अलावा, वो एक चीज है, तो वो अपन प्रॉपर फॉर्म में ही खा रहे हैं, दूसरे कोई फॉर्म में नहीं खाते। सो ये 20 अमाइनो एसिड रहते हैं, तो हर अमाइनो एसिड के लिए ऐसा 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड रहेगा। ठीक है, तो एक सेल में 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए टोटल कितने कोड रहते हैं? 64। ओके, सो ऐसे जो भी प्रोटीन बनाने हैं उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस रहेगा। जैसे रेसिपी बनाने के लिए ये रहता है, अपन कहीं पे भी कोई चीजें नहीं डालते। अपने को प्याज अगर फ्राई करना है तो ऑब्वियसली अपन पहले तेल डालेंगे, पहले प्याज नहीं डालेंगे। ठीक है, सो हर चीजें बनाने की एक मेथड रहती है। तो जो कोई भी प्रोटीन है उसको कौन से अमाइनो एसिड कैसे अरेंज रहेंगे, ठीक है, इसका कोड के लिए ये कोड किसके ऊपर रहता है? एमआरएनए के ऊपर। ठीक है, तो जो भी रेसिपी है वो रेसिपी किसके ऊपर है? एमआरएनए के ऊपर। ठीक है, इस रेसिपी के हिसाब से यहाँ पे क्या लाना है? अमाइनो एसिड लाना है। वो किसका काम है? टीआरएनए का। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो भी सीक्वेंस रहेगा उस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे टीआरएनए आते जाएंगे। सो यहाँ पे टीआरएनए आएंगे, उनके हेड के पास या ये एच के ऊपर जो भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ये अमाइनो एसिड यहाँ पे रहते हैं, तो उनमें बॉन्डिंग बनती है। अब ये बॉन्डिंग क्यों बन रही है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये सब चीजें करने के लिए या प्रोटीन के बीच में, अमाइनो एसिड के बीच में जो भी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग कराने के लिए कौन चाहिए रहता है? राइबोसोम। ठीक है, मैसेज कैरी करने के लिए कौन चाहिए रहता है? एमआरएनए। और अमाइनो एसिड लाने के लिए कौन सा चाहिए रहता है? टीआरएनए। ठीक है, सो कोई भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो, या ये यहाँ प्रोटीन बन रहा है, अपन मतलब किसकी बात हो रही है? ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन में तीनों टाइप के आरएनए लगते हैं। ठीक है, सिर्फ एक टाइप का आरएनए नहीं लगता। मैसेज कैरी करने के लिए एक ही आरएनए चाहिए, दैट इज एमआरएनए। ठीक है, सो डीएनए से एमआरएनए बनता है तब भी उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और डीएनए से बाकी 2 आरएनए बनते हैं तब भी उसको क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन से इंफॉर्मेशन कॉपी हुई। ठीक है, जो सबसे ब्रिलियंट था उसने पहले रिकॉर्ड लिखा, उसके बाद एवरेज लोगों ने कॉपी किया, उसके बाद कई दूसरे लोगों ने कॉपी किया। ठीक है, ओके, एग्जांपल गलत है, यहाँ पे लागू नहीं होता, बट एक्चुअली ये सब कुछ क्लेवर तरीके से होता है। सो पॉइंट इज कि इंफॉर्मेशन अभी कॉपी होते किसमें कन्वर्ट होगी? प्रोटीन में। सो टीआरएनए ऐसे यहाँ पे आते जाएंगे, अमाइनो एसिड लाते जाएंगे, बॉन्ड बनता जाएगा, ये असेंबली आती चली जाएगी, और एक पॉइंट के बाद यहाँ पे लंबी चेन बनती है। ठीक है, सो ये जो भी चेन है, इस चेन को अपन क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, पॉली यानी मेनी एंड पेप्टाइड यानी बॉन्ड का नाम है, वो बॉन्ड जो 2 अमाइनो एसिड के बीच में। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी। ठीक है, सो पेप्टाइड बॉन्ड वो बॉन्ड रहता है जो 2 अमाइनो एसिड के बीच में रहेगा। ठीक है, अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे अल्किल ग्रुप। ठीक है, ये जनरल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर रहता है। आर ग्रुप जो रहता है वो वेरिएबल रहेगा। अब 20 अलग अलग टाइप है, तो इस 20 अलग अलग टाइप में डिफरेंस क्या रहेगा? यहाँ पे ये जो भी अल्किल ग्रुप है वो डिफरेंस रहता है, और इसको अपन अमाइनो एसिड कह रहे हैं,
ठीक है, मतलब इसमें वो सभी चीजों में, मतलब सभी अमीनो एसिड में कोई ना कोई सिमिलैरिटी चाहिए। तो सिमिलैरिटी क्या रहेगी, ये बाकी का बचा हुआ पार्ट। ठीक है, सो ये बचा हुआ पार्ट सभी अमीनो एसिड में कॉमन रहता है, और वेरिएबल क्या रहेगा, ये ऊपर आर में जो लिखा है, आर यानी अल्किल ग्रुप। ठीक है, वो केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ोगे। सो यहाँ पे जब पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड यानी क्या, ऐसा बॉन्ड जो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा अमाइनो ग्रुप, इन दोनों के बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, सो ये एक अमाइनो एसिड हुआ, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, सो ये जो बॉन्ड है दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड, उसको क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड नाम दिया, और चेन के फॉर्म में ऑब्वियसली है, इसलिए क्या बोला, पॉलीपेप्टाइड चेन। और सिंपल वर्ड में जिसको क्या कहते हैं, प्रोटीन। ठीक है, सो ये प्रोटीन जो है वो कभी कभी एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है, ओके, या खुद एक किसी सेल का स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। ओके, सो ये सब हुआ किसके बारे में, सेंट्रल डोग्मा, और एक डीएनए की इंफॉर्मेशन अपने सेल में कैसे एक्चुअली काम करती है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है, पूछना है तो बोलो। एक क्या, कौन सा, एसीजी, हाँ, ये अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री कोड हुआ, जो एमआरएनए को कोड के अपोजिट में रहेगा। नहीं नहीं, मतलब ये वेरिएबल रह सकता है। ठीक है, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताया कि यहाँ पे जैसे डीएनए पे कोई तो भी रैंडम सीक्वेंस लिया, उसके अपोजिट आरएनए पे रहेगा, और एमआरएनए के ऊपर जो रहेगा उसके अपोजिट टीआरएनए पे रहता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल बताया, तो ऐसे मतलब स्पेसिफिक कोड रहते हैं। अब ये इसमें से एक फॉर एग्जांपल एयूजी अगर सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड जो है ये किसके लिए कोड करते हैं, मिथियोनिन के लिए। मिथियोनिन एक अमाइनो एसिड है, ओके, वैसे ही यूजीसी और ए ट्रिपल ए, ये हर जो है वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। तो वैसे अमाइनो एसिड यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, ठीक है, बाकी का पार्ट कर लेंगे।